नमस्कार। आज का विषय है अपच, कॉन्स्टिपेशन। तो हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। इसमें हम 3 विषय पर चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका प्रभाव क्या होता है और इसका उपाय क्या है। तो हम इस सिलसिलेवार ढंग से क्यों चर्चा करेंगे, इसको हम बताना चाहेंगे कि जब तक हम किसी भी डिजीज के बारे में, किसी भी व्याधि के बारे में ये समझेंगे कि नहीं कि क्यों होता है, तब तक हम उसके उपाय को भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों होता है और इसका प्रभाव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका उपाय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। यदि आपको हमारा चर्चा अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। अपच, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा समस्या बनकर के उभरा है। हम आज देख रहे हैं कि अपच और कॉन्स्टिपेशन के शिकार सभी हो गए हैं। 99% लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो ये क्यों होता है, पहले इस चीज को समझना है। इसका होने का मुख्य कारण यही है कि हम लोगों का खान पान और रहन सहन में बदलाव लाना। और कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का अपच है। अपच लगभग हम जो ये चर्चा कर रहा हूं ये हमारा अनुभव है, सब कुछ किताब पढ़ने के बाद जो मेरा अनुभव है उसको बता रहा हूं। अपच 3 प्रकार के होते हैं। पहले अपच में क्या होता है कि आपको खाना खाया नहीं जाएगा। आप बताइएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप कमेंट और लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे वीडियो को समझ रहे हैं और जो हम बता रहे हैं ये आपके शरीर में भी होता है या आप भी ऐसे अनुभव करते हैं, यानी कि ये सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या है कैसा है, ये है कि ये सभी के साथ ऐसा होता है। हम भी अनुभव किए हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, मानव जीवन में हम आए हैं तो सभी के साथ समस्याएं होते हैं, लेकिन उस समस्याओं से सही तरीका से निकल जाना यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम चलते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के अपच होते हैं। पहला अपच ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि खाना खाया ही नहीं जा रहा है, गले में जलन हो रही है और खाना लेने पर लगता है कि वोमिटिंग हो जाएगी। तो इसका कारण ये क्यों होता है हम समझ लेंगे तो फिर इसका उपाय अच्छा करेंगे, उपाय गलत नहीं करेंगे। अब फिर हम इस बात को बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक हम डाइवर्ट नहीं होंगे, इसलिए हम डायरी में लिख करके रखे हैं और नोटबुक से देख करके हम बोल रहे हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को फायदा इसलिए नहीं होता है कि हर चीज का उपाय एक ही नहीं है, अलग अलग उपाय है। लोग बोलते हैं अपच के लिए हम तो ये आसन कर रहे हैं, हम तो कपालभाति कर रहे हैं, लेकिन अपच आपका किस प्रकार का है ये भी तो समझना है ना। अपच सभी का एक जैसा नहीं है। लीवर से समस्या है, स्टमक से समस्या है, बड़ी आंत से समस्या है, छोटी आंत से समस्या है, कहाँ से समस्या शुरू हो रहा है, इस चीज को यदि हम समझ लेंगे तो हम अच्छी तौर से उसको टेकल कर पाएंगे। तो हमें लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ये समझेंगे कि हमारा अपच का कारण क्या है, और यदि कारण समझ जाएंगे तो निवारण 100% होगा। तो चलिए हम फिर बातें कर रहे हैं कि पहला अपच होता है कि आपको खाना खाया ही नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो खाना खाए हैं उस खाना को आप समय नहीं दिए कि वो खाना पेट से बाहर, मीन्स छोटी आंत की तरफ वो मूव कर पाए। जब हमारे पेट में खाना जाता है तो पेट में बहुत सारे जूस क्रिएट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस हो गए और भी बहुत एंजाइम्स एंड ऑल क्रिएट करके उस खाना को ब्रेक डाउन करता है, उसको पलेह बनाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, उसको पूरा मसल करके पतला करता है। इसीलिए कहते हैं कि चबा लो, पतला कर लोगे तो पेट को कम काम करना होगा। तो इसलिए पहले चबाना भी आवश्यक है। ये सब मुद्दा अलग है, ये सब हम लोग जानते भी हैं, इसलिए उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो हम जानते हैं, जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते हैं उसी विषय का चर्चा करेंगे। तो यदि खाना पेट से नीचे नहीं जा रहा है, पेट से आगे की नली में नहीं जा रहा है, तब समझो कि हमारा गला जलेगा, खाना खाया नहीं जाएगा, खाना खाने पर वोमिटिंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पेट में ही आपका खाना फंस रहा है। और दूसरा समस्या होता है कि भूख तो लग जाती है लेकिन पेट भारी भारी है। भूख लग जाती है लेकिन पेट भारी भारी है। इसका मतलब यह है कि आपकी छोटी आंत में खाना अभी है,
उसको समय दो कि छोटी आंच से वो बड़ी आंच में जाए। पानी पियो, गर्म पानी पियो, या बहुत सारे आयुर्वेदिक हम लोग घरेलू उपचार है, उसमें आप छाछ के साथ जीरा पाउडर नल ले सकते हैं। आप नींबू के मात्रा को ज़्यादा लेकर के अजवाइन के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये सब विषय अलग है, लेकिन हम पहले ये समझे कि दूसरा क्या हो गया कि हम सोचे कि सुबह चलो अभी तो भूख नहीं है, थोड़ी देर के बाद भूख भी लग जाएगी, थोड़ा पेट भी भारी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट्स है वो जाकर के छोटी आंत में स्टक कर रहा है। वो पेट तो खाली हो गया है, भूख लग गई, खाना खा भी लिए, ऐसा नहीं कि आपको गला जल रही है। तो ये दूसरे प्रकार की अपच हो गई। इसमें आपका खाना जाकर के छोटी आंत में स्टक कर रही है। और तीसरा अपच होता है, वो तीसरा अपच बहुत भयानक अपच है। इस दोनों अपच में तो कम से कम आप खाना ले नहीं पाते हैं या खाना के लिए वेट कर लेते हैं, लेकिन तीसरा अपच बहुत लोगों में होता है। वो तीसरा अपच क्या है, तीसरा कंस्टिपेशन क्या है कि उसमें क्या होता है कि आपको भूख भी लग जाएगी, खाना भी पच जाएगा, लेकिन दिन भर मन भारी भारी हुआ रहेगा, आंख भारी हुआ रहेगा, आंख में थोड़े से कीचड़ आ जाएंगे, मुंह में गाज टाइप का आते रहेंगे और पेट भी भारी रहेंगे। फिर भी खाना खा लेंगे, पच भी जाएगा, सब कुछ फिट है, गैस निकलते रहेगा आपके मूलाधार से, हमेशा आपके माने विषाक्त पदार्थ आपके आंत में। इसका मतलब क्या है, जब खाना पच भी जा रहा है, मैक्सिमम लोगों का वही है। जो चीज़ हम बहुत सिलसिलेवार ढंग से इसको अपने से अध्ययन करने का प्रयास किया हूँ, हमारा भी अनुभव इस फील्ड में लगभग 15 से 20 साल हो गया, हमें भी बहुत सारे समस्याएं होते हैं। तो इसलिए ये अनुभव किया हूँ कि उस स्थिति में क्या है कि आपका खाना पूरी तरह से पच गया है और खाना जाकर के बड़ी आंत में स्टक कर गया है, कोलोन में स्टक कर गया है। उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वहां के बाद उस वेस्ट प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती है। तब क्या होता है कि उसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं। विषाक्त पदार्थ कुछ और नहीं होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व नहीं है वही विषाक्त पदार्थ है। ये नहीं कि हम विष पिएंगे वही विष है, नहीं, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी विषाक्त पदार्थ जा रहा है। आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, यदि आपको लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये हमारा परसेप्शन है, केवल किताब से, किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान तो है, साथ साथ हम अपना जो अनुभव है उसको हम शेयर कर रहे हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना में कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन उस खाना को प्रोसेस, फिर क्वेश्चन बहुत लोग, हम यहाँ पर जब लोगों को सिखाते हैं तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन लोग करते हैं, तो उसमें कहेंगे कि तो हम केवल विटामिन ही खा लेंगे। ऐसा नहीं है। कल वही बता रहा था मैं, पिछले चर्चा में बता रहा था कि छिलका की कोई आवश्यकता नहीं है खाना में, लेकिन यदि आप छिलका नहीं खा रहे हैं तो आपका उत्सर्जन तंत्र काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम विषाक्त पदार्थ खाते नहीं हैं, उस पदार्थ की आवश्यकता है हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में। जो खाना खा रहे हैं उसमें कुछ तत्व ऐसे हो गए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो अब विषाक्त हो गए हमारे शरीर के लिए, अब उसको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो हमारा शरीर पूरा कार्य कर लिया, वो आकर के आंत में फंस गया। आप खाना, बड़ी आंत में खाना फंस गया। बड़ी आंत क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि उस आंत का जो डाया होता है, डायामीटर होता है, वो थोड़ा मोटा होता है, तो वहां पर फूड का मूवमेंट बड़ी स्लो होता है। तो अब आंत में एक बार खाना फंस गया और आप आलसी आदमी हैं या खान पान आपका सही नहीं है, तैलीय पदार्थ खाए हैं, बच्चे टॉफी खा लेते हैं, ये बहुत मैं देखा हूँ कि लोग बोलते हैं हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। अरे खाना कैसे खाएगा, खाली पेट तो टॉफी खिला दिए हो, वो जाकर के आंत में उसके फंस गया है, अब उसको भूख कहाँ से लगेगी। हम लोग तो थोड़ी बहुत ये भी रहते हैं कि हाँ चलो 12 बज गया तो खाना खा ले, बच्चे को ऐसे नहीं है, भूख लगेगी तभी उठाएगा खाना खाने के लिए। तो बच्चे का पहले फूड हैबिट बदलिए, कभी चर्चा करेंगे इसके विषय पर। अभी हम इसी विषय पर आ रहे हैं कि अब खाना हमारे बड़ी आंत में फंस जाता है। इसका कारण ये है कि हम लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं, और धीरे धीरे एक चीज होता है कि हाथ उठाना छोड़ देंगे ना, आप देखिएगा कभी हाथ इधर नहीं उठा रहे हैं, कभी तो पता नहीं लगा हाथ आपका इधर जा ही नहीं रहा है। यही हम योग साधना करते हैं, योगासना करते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप करना छोड़ दिए इसलिए आपका नहीं हो रहा है। तो वही हाल आंत का भी होता है। यदि हम उस आंत को काम करने की छोड़ देते हैं, काम उससे नहीं कराते हैं, तो उदासीन हो जाता है, फिर बहुत प्रेशर आता है, तभी आपको वो एक्टिवेट होता है, तो खाना वहीं पर पड़े रहता है। तो खाना पड़े रहता है तो क्या होता है, ये बहुत ही
मीन्स हमारे समझ से। हो सकता है कहीं आपको न लग रहा हो, लेकिन नहीं लगेगा वही बताइएगा कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वैल्यूएबल नहीं है, बट हमें लगता है कि बहुत वैल्यूएबल है। समझना क्या होता है कि जो हमारे बड़ी आंत में जब खाना जाता है तो उसमें पानी मिला रहता है, जल तत्व तो मिला रहता है। तो अब हमारा शरीर क्या करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसी में से विषाक्त जल को लेकर के अपना जीवन यापन करने लगता है। क्योंकि देखे होंगे कि दिन भर खाना नहीं खाया, शाम को एक रोटी खा लिए, क्यों ऐसा हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, थोड़ी सी भूख लगी, खा लिए, फिर वो भी पच गया। और दूसरी स्थिति में पचेगा ही नहीं। जब आप क्या छोटी आंत में रहेगा ना तो खाना तब तक नहीं पचेगा जब छोटी आंत से, जब तक कि वो बड़ी आंत में नहीं जाएगा। तो पहली स्थिति में तो खाना पच जाएगा, इस नहीं, दूसरी स्थिति में खाना पचेगा नहीं, देर लगेगा। फिर इसमें क्या है, खाना पच भी जाएगा, सब कुछ ठीक है, सब आपका लग रहा है कि प्रोसेस चल रहा है। लेकिन समस्या क्या हो रही है, समस्या ये हो रही है कि खाना बड़ी आंत में जाकर के और वहीं पर रुक जाता है, और वहां से कोई भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स कोई भी हमारा शरीर नहीं लेता है। तो शरीर अब क्या करता है, हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है तो उसके जो जल तत्व है, विषाक्त जो जल है, उसी से शरीर अपना जीवन यापन करने लगता है। इसीलिए आपका मन भारी भारी हुआ है, लेथार्जिक हुआ है। लेकिन फिर बोलते हैं किसानों को समस्या, या जो लोग गांव में रहते हैं या जो लोग पहाड़ी लोग हैं, वो लोग इतने एक्टिव रहते हैं कि वो ऑटोमेटिक वो विषाक्त पदार्थ को पसीना के द्वारा, आंसू के द्वारा, देयर आर सो मेनी वेज टू टेक आउट द टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। लेकिन शहरी परिवेश में जो शहर के लोग हैं, अब उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, इनर्ट बैठे हैं, गाड़ी से ही ड्यूटी भी जाना है, घर में भी सब कुछ ऐसो आराम की चीज़ है, बाहर ठंडी में निकलना नहीं है। तो फिर क्या होगा कि हमारा भूख नहीं लगेगी। भूख क्यों नहीं लगेगी, कि वो विषाक्त चीज जो है वो भरा हुआ है शरीर में, तो शरीर में भारीपन लाएगा और उसी से अपना जीवन यापन चलेगा, विषाक्त पदार्थ से। तब क्या होता है, अब हम आ गए कॉन्स्टिपेशन कितने प्रकार का होता है बता दिए। क्यों में तो बहुत सारे रीजंस हैं, उसको चर्चा करेंगे। तो कितने प्रकार का होता है ये बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि तब होता क्या है। अब आप समझ गए होंगे, हमें ऐसा लग रहा है, आशा लग रहा है कि इससे समझ गए होंगे कि कैसे हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है और कितने प्रकार का होता है। यदि आपको हो रहा है तो आप फील कीजिए कि कैसा होता है। अब जैसा होता है वैसा उपाय करेंगे, ये अंत में बताएंगे। पहले हम ये बता रहे हैं कि फिर अब जब ऐसे होगा, जब विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में, शरीर विषाक्त पदार्थ के ऊपर चलने लगता है, तब क्या होता है, त्वचा की सभी बीमारियां आ जाती हैं। कभी फोड़े फुंसी हो जाएंगे, कभी चकते हो जाएंगे, त्वचा से दुर्गंध आएंगे। अब एक बात बता दूं, हास्यास्पद लगता है, हम लगभग साल भर, 1.5 साल 2 साल हो जाता है साबुन नहीं लगाता। कभी कभी हो सकता है कि कभी कुछ गंदगी, कुछ साफ उफ किए तो साबुन लगा लूंगा, कहीं कुछ गंदा काज किए तो लगा लूंगा, नहीं तो मैं साबुन नहीं लगाता। साबुन में क्या है, नींबू और हल्दी दिखाता है कि नींबू और चंदन से बना। अरे नींबू तो घर पर है। तो ये हमारा पाश्चात्य सभ्यता आकर के हम लोगों के ऊपर भावी हो गया है, जरूरत नहीं है साबुन की। और इसका उदाहरण है, सालों साल साबुन नहीं लगाता हूं, देखिए त्वचा में ना ही थोड़ा दुर्गंध होगा और ना ही कहीं आपसे खराब त्वचा नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्या कारण है, क्योंकि आपका विषाक्त पदार्थ से शरीर चल रहा है, इसीलिए वो विषाक्त पदार्थ कईयक रूप में उभर कर आता है। त्वचा से दुर्गंध आना, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों पर सुबह सुबह जगेंगे तो लगेगा कि कुछ परत जम गया है, मुंह में खटा टाइप का लगना, मुंह में सुबह जगे तो लार ग्रंथि में खटापन आना, ये सभी चीजें बता रहा है कि आपके बड़ी आंत में खाना जमा हुआ है, जो विषाक्त पदार्थ कईयक रूप में निकल रहा है शरीर से, और उससे तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि विषाक्त पदार्थ तो है। अब 2-4 दिन में क्या होगा कि वो खाना सूख जाता है आंत में, आंत से वो जल तत्व केवल लेता है, वो विषाक्त जल। तो अब सूख जाता है तो क्या करेगा, हैवी हो जाएगा, अब निकलेगा ही नहीं बाहर, बहुत ही मेहनत करेगा, ऊपर से प्रेशर, खाना खा लिए फिर वो पच करके जाकर के प्रेशर दिया तो निकलने लगेगा। तो क्या होगा, बोलते समय भी मेरे को लगता है हम भी छोटे में ये आभास किए हैं, हम अपने बचपन से ही कोरिलेट करते हैं कि ये सब समस्याएं आते हैं, बच्चों के साथ भी आते हैं। तो बच्चों का दिनचर्या आपको बनाना है, आप इस चीज को समझिए और बच्चों के दिनचर्या में गड़बड़ मत कीजिए। सुबह पानी पिलाइए, फ्रेश हुआ कि नहीं इस पर ध्यान दीजिए, बच्चे भागते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। तो अब हम चलते हैं कि फिर क्या होता है कि फिर इससे भयंकर बीमारी उत्पन्न होता है, क्योंकि आपका स्टूल बहुत टाइट हो गया, इतना टाइट हो गया कि लकड़ी जैसा हो गया। तो पहले तो आपका टॉयलेट नहीं होगा, और टॉयलेट नहीं होगा और टॉयलेट होगा तब भी वो कहीं स्क्रैच मार देगा,
स्क्रैच मार देगा तो क्या होगा, वही फिशर, पाइल्स, बवासीर, क्या क्या उसका नाम देते हैं हम। समस्या कहां से है, जड़ पर जाइए। समस्या का निदान तो समस्या होने के बाद करेंगे ना, समस्या होने ही नहीं देंगे। मेरा उद्देश्य है कि समस्या को आने ना दें। तो अब हम फिर जा रहे हैं कि फिर वो जब खाना सूख करके एकदम टाइट हो जाता है तब बवासीर होगा। उसी खाना के विषाक्त तत्व तो एकत्रित होते होते वहां पर मस्सा बना देता है। फिर होगा ओबेसिटी हो जाएगा, क्योंकि वो विषाक्त पदार्थ करेगा क्या, वो विषाक्त पदार्थ जैसा हम खाना खाएंगे, जैसा जल पिएंगे, वैसा ही तो शरीर होगा। तो हमारा खाना विषाक्त हो गया है, ओबेसिटी होगा, आलस होगा, जोड़ों में अब दर्द होने लगेंगे विषाक्त पदार्थ आकर के, ब्लड में टॉक्सिन्स भर जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, मीन्स निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड इम्प्योर्ड हो जाएगा, फीवर आने लगेगा, फीवर आएगा तो जाएगा नहीं, कहीं भी कट जाएगा तो भकंदर हो जाएगा, वो घाव भरेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे हम जो बोल रहे हैं। यदि थोड़ी भी इसमें आपको थोड़ी भी कहीं खामियां आएगी तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सलाह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ गलत है वो भी आप बताइए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गलत सुनना भी बहुत अच्छी आदत है। तो फिर आगे हम बता रहे हैं कि ये सब समस्याएं उभर करके आ जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है। हम थोड़ा सा छोटा में बता दें कि क्यों होता है। इसका कारण यह है कि हम लोग अपने पुरातन संस्कृति को भूल रहे हैं। सुबह सुबह जगेंगे नहीं, शरीर को उदासीन छोड़ देंगे। एक बात ही बताएं, उदासीन छोड़ देंगे तो आंत काम नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही उदासीन है, रुक्ष है। शरीर को उदासीन छोड़ देंगे। खान पान में हम ऐसे इतना चिकना, इतना स्वादिष्ट खाने का प्रयास करेंगे कि ये भूल जाएंगे कि वो जहरीला ही है, वो जहर ही केवल रह जाता है, वो कुछ दे नहीं पाता है, या शरीर में जा करके कुछ ऐसा समस्या क्रिएट कर देगा, आंतों में सट जाएगा, ऐसे सटेगा कि फिर निकलेगा नहीं। ये सब समस्या खान पान में हो जाता है। दूसरा समस्या हमारी पुरातन संस्कृति थी कि उपवास करें, जल पर जीवन जिए, जलाहार करें, फलाहार करें। अब उपवास में एक छोटी सी बात बता, उपवास में हम क्या करते हैं आज के परिवेश में, रियल मीन्स पैथेटिक, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, ये हमारे साथ भी है, हमारे घर में भी है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में है, लेकिन उसको हटाने का प्रयास कीजिए। हम प्रयास करते हैं और थोड़ा बहुत सफल है। जैसे उपवास में क्या होगा, एक दिन पहले शाम को ही हो जाएगा कल उपवास करना है, तो चावल भी बन जाएगा, रोटी भी बन जाएगा, सब्जी भी 2-4 प्रकार के बन जाएगा, जितने बढ़िया बढ़िया खाना है बना दो, कल उपवास करना है। इतना भर लिए कि सुबह सुबह जब डोल बाल लिया है कि अरे पेट भारी हो गया है। अब क्या करेगा, सुबह सुबह क्या करेगा, आज तो उपवास है, तो बादाम पट्टी आ जाएगा, सिंघाड़ा का हलवा आ जाएगा, दही भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा। अरे भैया उपवास है कि मजाक कर रहे हैं आप? भगवान भी दुखी हो जाता होंगे, भगवान को भी यदि लग रहा होगा ना, अभी अगले दिन का भी, अभी तो आगे नहीं बताया, वो दिन भर बादाम पट्टी खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बोले कि उपवास में तो फल खाते हैं, फिर सेव भी आएगा, अनार भी आएगा। अब दूसरे दिन क्या होगा, अब तीसरे दिन हो गया, पहले दिन पहले नरेटा तक खा लिए, वो पचा नहीं, दूसरे दिन बादाम पट्टी, दही, ये वो खा करके पूरा बोले कि फलाहार करना है। अब तीसरे दिन, कल तो उपवास थे तो खूब बढ़िया एकदम शुद्ध खूब बढ़िया खाना बनेगा, सुबह सुबह, अरे कल फास्टिंग थे, खा लो जल्दी, खा लो जल्दी, खा लो, अब फिर इतना खा लेंगे। प्रभु आप उपवास नहीं होते तो और फायदा करता। हमारे बातों को थोड़ा सा समझ करके आप लोग बताइए, कभी कभी हम भावुक हो जाता हूँ इस बात में। तो उपवास की प्रक्रिया को हम भूल गए हैं, उसके विज्ञान को हम भूल गए हैं। हम लोग वो कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी पुरातन संस्कृति में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमारी पुरातन संस्कृति में जलाहार, फलाहार ऐसे करके लिखा हुआ है। जलाहार करो, फलाहार करो, एक वैरायटी का फल खाओ एक दिन में, उपवास जैसा उपवास रहो। लेकिन आजकल उपवास को हम लोग मजाक बना रहे हैं। भगवान से यदि रियल में प्रभु से डरना है तो प्रभु से डरो, गलत मत करो। इसीलिए गलत आपके साथ हो रहा है। तो फिर हम टॉपिक पर ही चलेंगे। ये भी टॉपिक का ही ये है, ये भी कंस्टिपेशन का ही भाग है। इसके चलते भी आपका कंस्टिपेशन उपवास से और बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं कि हम उपवास करते हैं फिर भी समस्या है, उपवास में स्वीट खा लेंगे। ये स्वीट कितना हानिकारक है आप समझ रहे हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे कि आज के परिवेश में लगभग 90% लोग ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर भी गलतियां कर रहे हैं।
लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट न समझने के चलते भी गलती कर दे रहे हैं, क्योंकि उपवास में वो ये नहीं समझते हैं कि उपवास में फलाहार के चक्कर में हम फलाहार नहीं कर रहे हैं, हम जहरीला पदार्थ खा ले रहे हैं। कुछ कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। एप्पल भी खा लिए, अनार भी खा लिए, बादाम पट्टी भी खा लिए, दही भी पी लिए, दूध भी पी लिए। बताइए ये क्या होगा? शरीर है कि कचरा का घर है? उस दिन रियल में शरीर कंफ्यूज हो जाता होगा डाइजेशन कि करे क्या, आज क्या हो गया इनको। आप सोच रहे हो हम उपवास कर रहे हैं, अंदर सोच रहा होगा कि आज इसको क्या हो गया, आज सुबह से दही दूध पता नहीं क्या क्या खाया जा रहा है। रोज रोज तो ठीक था, एक बार खाना खाता था, चावल दाल खाता था, रोटी खाता था, तो अंदर का सिस्टम भी रोने लगता होगा। इसलिए सही तरीका से उपवास करें। कभी उपवास पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा था कि क्यों, तो क्यों का हमारे समझ से ये सब कारण आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे उपाय। उपाय अब क्या है? क्यों यदि समझ गए तो उपाय उसी में निहित है। क्यों यदि पता है तो उसी क्यों में उपाय निहित है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि क्यों हो रहा है। क्योंकि उपवास हम सही तरीका से नहीं कर रहे हैं। एक चीज हम बहुत ही क्या कहेंगे कि महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि उपवास करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि उपवास में कौन फल का उपयोग कर रहे हैं। एक ही प्रकार के फल का उपयोग करें, एक ही प्रकार के लिक्विड का उपयोग करें। यदि आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क ही लीजिए उस दिन। उपवास का हम तरीका बता रहे हैं कि एक दिन पहले शुद्ध खाना खाइए। जैसे हमारे तरफ पहले प्रावधान होता था कि उपवास से पहले प्रिपरेशन होता था। जैसे हमारे तरफ बिहार में छठ पूजा होता है, तो आप देखे होंगे संध्या काल में ही एक दिन पहले पूरे दिन फास्टिंग रह करके बोला जाता है कि घी का खाना खाओ, क्योंकि पहले हमारे जो तंत्र है इसको शुद्ध करो तब तो उपवास रहेंगे। लेकिन तंत्र ही शुद्ध नहीं है तो उपवास कैसे होगा? उपवास का तो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए यदि कल उपवास रहना है तो आज शाम को ही, आज सुबह से ही खान पान पर कंट्रोल कर दो। शाम को शुद्ध खाना खाओ ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहे। केवल अर्थ का अनर्थ नहीं कि दांत में नहीं लगना चाहिए तो कुछ मिल गया तो हमारा उपवास भंग हो गया, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उपवास सही तरीका से करें। उपवास अत्यावश्यक है। कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए उपवास अत्यावश्यक है। और उपाय कई सारे उपाय हैं। अब फिर योग साधना में, आयुर्वेद में आ जाएंगे तो उपाय यदि कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन तीसरा रूप ले लिया है, मीन्स आपके आंत में खाना स्टक कर रहे हैं, तो विरेचन क्रिया अवश्य करें। अदरवाइज आप एनीमा भी ले सकते हैं। एनीमा कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है, लेकिन टेम्पररीली उसकी जो समस्या बढ़ना है उसको कम कर देगा। एनीमा पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। एनीमा कैसे लेंगे, घर पर आप अपने से ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। हम ऑलरेडी सब कुछ अपने घर रखा हूं और अपने से सब कुछ करके देखा हूं, तो एनीमा आप ले सकते हैं। बट एनीमा की आदत न डालें। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। एनीमा की आदत न डालें। जो प्राकृतिक रूप में चल रहा है उसको चलने दें। एनीमा से स्पेशली बड़ी आंत को सफाई किया जाता है, कोलोन का सफाई किया जाता है। तो जो हम बताएं कि तीसरा रूप लेता है कि वहां पर स्टक कर गया है, तो मान लो कि उससे पाइल्स एंड ऑल की जो समस्या होनी है वो नहीं होने देगा, टेम्पररी कंट्रोल कर देगा। लेकिन जो परमानेंट इसका सोल्यूशन है वो यही है कि खान पान में जितना हम बताएं इतने चीजों का ध्यान रखें। उपवास अवश्य करें और जीवन में सादगी लाएं। पुरातन संस्कृति को एडॉप्ट करें। सुबह जगने का प्रयास करें। सुबह सुबह गुनगुना पानी लेने का प्रयास करें। प्रयास नहीं करें, पानी तो पिए ही, और बच्चों को जल्दी जरूर पिलाएं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है। आपको तो पता है तब नहीं पी रहे हो ना, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है तो उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपको पता है फिर भी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा दोषी वही माना जाता है, हमें पता है फिर भी हम नहीं जगते हैं। जगेंगे, हमारे सभी अंदर के जो तंत्र है वो अपने कार्य करने शुरू होंगे, तब तो हमारा उत्सर्जन तंत्र भी काम करेगा। हम आलस के साथ सोए रहेंगे तो कहां से हमारा तंत्र काम करेगा? तो हमारे समझ से आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। और फिर हम कहना चाहेंगे कि अवश्य आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छे उच्च विचार वाले वीडियो डालते रहें और आपका सलाह भी हमें मिलते रहे। तो लाइक अवश्य करें और कमेंट भी करें यदि आपको आवश्यक लगे तो। धन्यवाद।